हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 30 दिसंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और अगर आपको लगता है आप किसी भी ऐसे इंसान को जानते हैं जो इस इनिशिएटिव से इस चैनल से बेनिफिट हो सकते हैं, देन प्लीज शेयर अबाउट द चैनल विद देम एज वेल। तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, इलेक्शन कमीशन सेज रेडी टू रोल आउट पायलट फॉर माइग्रेंट्स टू वोट रिमोटली। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि इस साल ऑलमोस्ट देखिए हर साल या ऑल्टरनेटिवली यूपीएससी के मेंस में ये क्वेश्चन आता ही है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, क्योंकि स्टैट्यूटरी कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, एनएचआरसी, इन सबको आप बहुत ही थरली प्रिपेयर कीजिए। और इलेक्शन कमीशन क्यों थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस से रिलेटेड ऑलरेडी एक केस पेंडिंग है। जस्टिस के एम जोसेफ इसको लीड कर रहे हैं, उस बेंच को जो इलेक्शन कमीशन का ये केस सुन रहे हैं। तो देखिए केस क्या है। सबसे पहली बात तो इलेक्शन कमीशन पे बहुत सारे चार्जेस ऐसे लगते हैं कि देयर इज पॉलिटिसाइजेशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ओके, अ लॉट इज सेड अबाउट इलेक्शन कमीशन के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रूलिंग पार्टी पे अप्लाई नहीं करता पर ऑपोजिशन पे अप्लाई करता है। और साथ में सिलेक्शन कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, उनका ये कहना है कि जो रूलिंग पार्टी है, एग्जीक्यूटिव है, वो अपने फेवरेट्स को, अपने नेपोटिस्टिक फेवरेट्स को चूज करती है इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमीशन के रूप में। तो एक सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए, कोलिजियम होना चाहिए जो बेसिकली इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करें या सिलेक्ट करें, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिसमें पीएम है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। सो इस तरह की सिलेक्शन कमेटी होनी चाहिए। और भी बहुत सारे इलेक्शन कमीशन पे एलिगेशंस हैं, चैलेंजेस हैं। सबसे पहले तो ये फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो जब सरकार से, एग्जीक्यूटिव से ही आपका पैसा आना है, तो यू आर टाइड विद द एग्जीक्यूटिव। तो आपके पास जब फिनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। तो इस तरह से एक चैलेंज यहाँ भी है। सो अ लॉट इज सेड अबाउट इलेक्शन कमीशन। अगर आप इलेक्शन कमीशन के ऊपर चैलेंजेस, बहुत सारी कमिटीज आपको मिल जाएंगी। समथिंग हैज बीन सेड बाय दिस कमिटी, समथिंग हैज बीन सेड बाय अनदर कमिटी के ये दिक्कतें हैं। तो क्रिटिसिज्म तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन क्रिटिकल भी है तब भी आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर लिखना है, क्योंकि पॉजिटिव बहुत कुछ है। तो जब आप पॉजिटिव लिखना शुरू करेंगे तो आप आज से नहीं कि आज इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, आप इंडिपेंडेंस से शुरू होंगे कि देखिए सबसे पहला जो माइलस्टोन इलेक्शन कमीशन ने अचीव किया था वो ये था कि जब हम आजाद हुए 1950 में, जब इलेक्शंस करवाने थे, तो मोस्टली जो पॉपुलेशन थी, मेजॉरिटी इलिटरेट थी, पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी, फीमेल लिटरेसी नहीं थी, लेकिन फिर भी भारत ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चूज किया था। तो मतलब जब विंस्टन चर्चिल और बाकी जो वेस्टर्न स्पेक्टेटर्स थे वो क्या कहा करते थे कि इंडिया इज एन एक्सपेरिमेंट विच इज डूम्ड टू फेल, है ना, ये कैसे हो सकता है? आपने सबको, इतने इलिटरेट लोग हैं, ये है, कैसे आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक सही पॉलिटिकल चॉइस करेंगे और सही इंसान को चुनेंगे, है ना? तो इतना तो उनमें है ही नहीं। डेमोक्रेसी तो चल ही नहीं सकती भारत जैसे देश में। इस तरह के एलिगेशंस भारत के एक्सपेरिमेंट पे लगाई गई थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सबको अवेयर किया, सबको जहां जाके डोर टू डोर ये अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना कि देखिए ये होगा, इतने इतने लीडर्स हैं, ये पार्टी है, और आपने जो भी आपके पसंदीदा लीडर है उन पे जाके आपने वोट करना है बैलेट पेपर से। तो ये सब कुछ अवेयर करना, हर किसी के द्वारा वोट करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो ये इलेक्शन कमीशन ने तब किया। तो आप पहला यहां से स्टार्ट करेंगे हिस्टोरिकली, और फिर उसके बाद यू वुड कम अप विद कि इलेक्शन कमीशन पे क्रिटिसिज्म्स हैं, ओके फाइन, अ लॉट ऑफ एलिगेशंस आर देयर, पर इलेक्शन कमीशन को गोल्ड स्टैंडर्ड बोला जाता है कि इतनी बड़ी जनता और सही से फ्री एंड फेयर मैनर, जो आर्टिकल 324 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इंश्योर करता है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट करे इलेक्शंस को, तो वो हो रहा है। इसीलिए जो हिलेरी क्लिंटन थी, उन्होंने हमारे इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस को, इलेक्शन कमीशन को गोल्ड स्टैंडर्ड कहा था, जो पूरे संसार के हर इलेक्शन कमीशन को सीखना चाहिए।
और क्या इलेक्शन कमीशन सिर्फ कंडक्ट नहीं करवाता इलेक्शंस, बहुत सारी और चीजें करता है। एक जो फंक्शन इलेक्शन कमीशन फॉलो करता है, परफॉर्म करता है, वो है डेमोक्रेसी के बारे में अवेयरनेस फैलाना, इलेक्टोरल राइट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना। जब LGBTQ राइट्स की बात आती है तो इलेक्शन कमीशन ने जब एक नया थर्ड जेंडर का ऑप्शन आया फॉर्म्स में, तो उन्होंने हर किसी को अवेयर किया, डोर टू डोर कैंपेन्स हुई कि देखिए आप अपने अपने आप को खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज यू सो विश। और इलेक्शन कमीशन में रिसेंटली हमने देखा था इंडियन एक्सप्रेस में ही एक ऑलरेडी सब कमिटी बना दी गई है स्वीप इनिशिएटिव के तहत। स्वीप इनिशिएटिव जरूर आप मेंशन करेंगे जब भी आप इलेक्शन कमीशन पे एक आंसर लिखेंगे। तो स्वीप इनिशिएटिव के तहत, जिससे वोटर अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाने का काम करता है इलेक्शन कमीशन, उसी के तहत एक सब कमेटी बनाई गई है रिसेंटली। जो PWD वोटर्स हैं उनके लिए वेबसाइट जो है इलेक्शन कमीशन की वो एक्सेसिबल बने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस हैं और जो राइट्स ऑफ PWDs जो एक्ट है 2016 का, वो भी यही कहता है कि आपको हर वेबसाइट, हर पर्टिकुलर ऐप, हर पोर्टल जो सरकार का है चाहे प्राइवेट है, उसको एक्सेसिबल बनाना है। तो ये सारे काम भी चल रहे हैं। सो इलेक्शन कमीशन नॉट ओनली कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस बट ऑल्सो दीज इनिशिएटिव्स। ओके, तो आप ये लिखेंगे। अब उसी में एक चीज जो एड ऑन हो रही है कि इलेक्शन कमीशन थिंक्स अ लॉट अबाउट इट। आप ये ऑलरेडी जानते हैं कि NRIs जो हैं उनके लिए भी बातचीत चल रही है कि कैसे रिमोट वोटिंग उनके लिए अवेलेबल करवाई जा सकती है, पर अभी इट इज स्टिल इन टॉक्स ओनली। लेकिन समथिंग हैज कम अप, क्या आया है वो हम देखते हैं और ये आपको आंसर में जरूर लिखना है। तो देखिए, जब आप विजन IAS की मैगजीन्स पढ़ते हैं या खुद भी न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, हमेशा यू शुड कनेक्ट द डॉट्स, क्योंकि आप आइसोलेशन में एक आर्टिकल को नहीं पढ़ सकते। या फिर आप विजन IAS की मैगजीन पढ़ रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन के बारे में अगर हर महीने एक एक आर्टिकल आया है, तो ऐसा नहीं है कि उस आर्टिकल पे या फिर उस टॉपिक पे कोई क्वेश्चन आ जाएगा। नहीं, हमेशा क्वेश्चन होलिस्टिक और ऑल इनकम्पासिंग आएगा। आपको वो हर एलिमेंट लिखना है जो आपने 12 महीने में पढ़ा है उस पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर, जैसे इस जगह इलेक्शन कमीशन के ऊपर। ऑलराइट, अंडरलाइनिंग द प्रॉब्लम्स faced by domestic migrants in traveling back to their home constituencies to vote, इलेक्शन कमीशन ने थर्सडे को कहा है कि हम पायलट बेसिस पे रिमोट वोटिंग को टेस्ट करेंगे, जिससे हम क्या इंश्योर करना चाहते हैं, हम बेटर वोटर टर्न आउट, यानी कि वोटिंग ज्यादा से ज्यादा हो, हम ये इंश्योर करना चाहते हैं। इसीलिए जो डोमेस्टिकली माइग्रेशन हो रही है, यानी कि इंटर स्टेट या विद इन द स्टेट, कि आप हिमाचल प्रदेश में रहते हैं लेकिन हिमाचल प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं, या फिर आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं और आप मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं या बेंगलुरु में काम कर रहे हैं, तो इस तरह के केसेस में आप अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब भी इलेक्शन हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शन है चाहे वो असेंबली इलेक्शन है, आप वोट कर पाए। इसीलिए ये रिमोट वोटिंग को पायलट बेसिस पे टेस्ट किया जाएगा। इन अ स्टेटमेंट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेड इट हैज डेवलप्ड, देखिए इसमें कुछ चीजें, हम इसका फॉलो अप पेज भी है उसमें भी देखेंगे, लेकिन कई चीजें यहाँ पे मिसिंग है जो मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगी, सो दैट यू हैव अ बेटर क्लैरिटी। अभी जहां पे भी कर्सरी रीडिंग हम देंगे वो थोड़ा थोड़ा डेटा है जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। In a statement, the Election Commission of India said it has developed a multi-constituency remote इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का ही एक मॉडिफाइड वर्जन, एक एडवांस्ड वर्जन, रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे क्या होगा, बेसिकली एक सिंगल रिमोट पोलिंग बूथ है, तो उसी में देखिए एक EVM क्या कर सकती है, 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आप एक ही EVM से बेसिकली वोट कर सकते हो। ऑफकोर्स आप तो उसमें से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट करेंगे, पर उसमें 72 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को एक बारी में हैंडल किया जा सकता है, वहां की वोटिंग को हैंडल किया जा सकता है। माइग्रेशन बेस्ड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट इज इंडीड नॉट एन ऑप्शन इन द, वही बात है, देखिए टेक्नोलॉजिकली हम इतने एडवांस हो गए हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, we are talking about cyber security, this that, पर हम हम फिर भी कहते हैं कि आप बहुत बार अपने आसपास के लोगों से सुनते हैं, या कॉलेज में आप अपने टाइम पे सुनते होंगे कि बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जो कहीं और से आए होंगे या फिर आप कहीं और गए होंगे, तो हमेशा उनकी यही कंप्लेन रहती है, वी वांट टू वोट, वी वांट टू एक्सरसाइज डेमोक्रेसी, पर हम क्या कर सकते हैं कि हम कहीं और पढ़ने आए हैं। सो इस तरह की माइग्रेशन बेस्ड डिसएनफ्रेंचाइजमेंट जो है ये सही नहीं है। जब टेक्नोलॉजिकली हर चीज में एडवांस हो रहे हैं तो व्हाई नॉट दिस। द वोटर टर्नआउट इन जनरल इलेक्शन 2019, देखिए
2019 का जो लोकसभा इलेक्शन था उसमें हमने काफी हैवी वोटर टर्नआउट देखा था, 67.4%। तभी भी 100% तो नहीं है ना, तो दिक्कत तो ये है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा है जब 30 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, वो अपना फ्रेंचाइज को एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सो दैट इज ऑफ कोर्स अ कंसर्निंग इशू। तो हमें बेसिकली इंश्योर करना है कि ये भी जो बचा हुआ सेक्शन है जो वोट नहीं कर पा रहा किसी भी वजह से, हम उसको बहुत हद तक इरेडिकेट करने की कोशिश करें। देखिए, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देती हूँ। बहुत बार ये डिबेट चलती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में ड्यूटी टू वोट भी ऐड कर देना चाहिए, बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू विल एक्सरसाइज योर फ्रेंचाइज, है ना। तो इससे इससे रिलेटेड भी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ एलिगेशंस है, द टाइम इज नॉट राइट, कि आप बेल्जियम में आप जानते होंगे अगर आप पढ़ते हैं स्टैटिक पोर्शन में अपने, कि बेल्जियम में ड्यूटी टू वोट है। लेकिन इंडिया में भी बहुत बार कहा जाता है लो वोटर टर्नआउट को देख के कि वोटर्स जाते ही नहीं है ना। तो स्पेशली जो अर्बन एरियाज हैं वहां पे वोटिंग बहुत कम होती है। क्यों होती है? क्यों कम होती है? बिकॉज उनके लिए इट इज सॉर्ट ऑफ अ हॉलीडे, सो सिंस वी हैव गॉटन अ हॉलीडे वी विल गो आउट एंड हैव अ गुड आउटिंग, है ना। तो ये एक थोड़ा सा, और जो अर्बन एरियाज के, मेट्रोपॉलिटन एरियाज के, ये जनरलाइज्ड है वैसे तो, इसमें ऑफ कोर्स आप खुद पे मत लीजिए या एक स्पेसिफिक केस पे मत लीजिए। एक जनरल जो निकल के आता है पैटर्न वो ये है, जो बहुत सारी स्टडीज बताती हैं कि जो रूरल पॉपुलेशन है ना, उनको अपने एक एक वोट की कीमत पता है। उन्हें पता है कि सरकारें बनाना और सरकारें गिराना हमारे ही जनता के हाथ में ही होता है। सो इफ अ गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर देम, दे वुड वोट फॉर द गवर्नमेंट। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट वर्किंग फॉर देम, दे वुड वोट फॉर द ऑपोजिशन, एंड दे नो द वैल्यू ऑफ देयर, द वर्थ ऑफ देयर वोट वेरी वेल, इवन बेटर देन द एडवांस्ड इकोनॉमिक, जो जितनी वेस्टर्न कंट्रीज है उनसे भी कहीं गुना ज्यादा भारत की जनता अपने वोट को लेके उसका वर्थ समझती है। तो इसीलिए अर्बन एरियाज में भी बहुत सारे, आई बिलीव, कि कैंपेन्स चलाने चाहिए। उन्हें लगता है कि सारी सरकारें एक ही जैसी होती हैं, सब पागल बनाते हैं, ये सारी बातें तो आप सुनते ही हैं अगर आप एक अर्बन सेटअप में रहते हैं। तो यहाँ पे बट नॉनदलेस ये आप एक सजेशन में, वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में वोटर टर्नआउट कम है, समथिंग हैज टू बी डन फॉर दिस ऑल्सो। ओके, तो ये आप लिख सकते हैं। अगर क्वेश्चन जीएस में ये आता है फॉर एग्जाम्पल कि इलेक्शन कमीशन इज डूइंग अ लॉट टू इम्प्रूव द वोटर टर्नआउट, तो आप बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं, उसमें आप एक सजेशन में ये लिखेंगे। ओके, इनवाइटिंग पॉलिटिकल पार्टीज, तो देखिए अब जनवरी 16 को एक मीटिंग होगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 8 नेशनल पार्टीज को और बाकी जो स्टेट लेवल की पार्टीज है उनको इनवाइट किया है कि आप हम बैठते हैं, कुछ कुछ और दिक्कतें हैं, अगर हम इसे पायलट बेसिस पे भी टेस्ट करने की कोशिश करेंगे लेकिन दिक्कतें कुछ और आएंगी। ठीक है, तो वो कहीं दिक्कतें यहाँ लिखी हैं, बाकी दिक्कतें मैं आपको बताऊंगी जो चैलेंजेस आएंगे इसको इम्प्लीमेंट करने में। ओके, तो यही इन्होंने कहा है। Okay, as per the census 2011, 45.36 crore Indians or 37% of the population are migrants. तो this is huge, 37% of the population अगर migrants हैं, ठीक है, तो आप खुद सोचिए कि अगर ये migrant अपना जो फ्रेंचाइज है उसको एक्सरसाइज नहीं करेगी तो कितना बड़ा, हमारा डेमोक्रेसी एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा तरीका तो यही है ना। तो इसीलिए इट इज कंसर्निंग, इट इज सेड, okay, amongst the many reasons like urban apathy and youth apathy, the ability to vote due to internal migration is also one prominent reason contribute। अब देखिए वही चीज जैसे मैंने आपको बताया urban apathy, वही चीज मैं आपको बता रही थी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरियाज के लोग हैं उनको लगता है सभी एक जैसे हैं, पॉलिटिशियंस होते ही ये हैं, क्या करना है, वोट वेस्ट हो जाएगा, ये a lot of things, और यूथ apathy, तो यूथ apathy में मतलब वही है ना कि यूथ को अवेयर करना। यूथ तो बहुत ही ज्यादा सब जाके नोटा दबा के आ जाते हैं, जबकि सी आई बिलीव नोटा एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था 2013 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट नॉट टू चूज इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट, इट ऑल्सो कम्स अंडर राइट टू वोट। ओके, राइट नॉट टू वोट भी हमारा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है, आर्टिकल 19, ये सुप्रीम कोर्ट ने उस समय कहा था। लेकिन भारत में नोटा का कोई एक्चुअली फायदा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सपोज कीजिए नोटा को भी मैक्सिमम वोट मिला है, आप सपोज कीजिए 60% जो है वोट मिला है नोटा को, लेकिन तब भी अगर 20-30 25% वोट किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मिल गया है तो वो जीत जाएगा। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैक्सिमम जनता ये बता रही है कि हम किसी भी पॉलिटिकल लीडर पे ट्रस्ट नहीं करते या पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन तब भी जिसको थोड़े बहुत भी वोट्स मिले तो वो जीत जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज है नोटा से रिलेटेड भी। अगर हम भारत में बात करें तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, आप बहुत फुल फ्लेजेड मैनर में ये सारी चीजें लिख सकते हैं।
Okay, the election commission said that approximately 85% of the internal migration is within the states. तो देखिए 85% of the जो माइग्रेशन हो रही है वो विद इन द स्टेट्स हो रही है, यानी कि अगर आप मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं तो वो वाली टाइप का माइग्रेशन सबसे ज्यादा है। तो इस तरह की माइग्रेशन के लिए भी इस रिमोट जो वोटिंग है इसमें इंश्योर किया जाएगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी उसमें मेंशन होंगी, ठीक है, तो आप वोट कर सकते हैं अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। ओके, इलेक्शन पैनल, ओके, फेवर आए बिटवीन 2009 एंड 2019 रजिस्टर्ड वोटर्स इंक्रीज। तो ये बहुत ही बड़ा एक फाइंडिंग है, तो बिल्कुल आप इस तरह से डेटा लिख सकते हैं कि रजिस्टर्ड वोटर्स बढ़ रहे हैं 20 करोड़ से 91.20 करोड़ हो गए 2009 से 2019 के बीच में। तो आप खुद सोचिए, लेकिन वोटर टर्नआउट इतना ज्यादा बढ़ नहीं रहा। वोटर टर्नआउट कितना हुआ है 58.21% से 67.4%। तो आप देखिए 20 करोड़ से ऑलमोस्ट 90 करोड़, ह्यूज लीप। और वोटर टर्नआउट इतना बढ़ नहीं रहा। तो वोटर टर्नआउट अगर नहीं बढ़ रहा रजिस्ट्रेशन होने के बाद भी तो कोई दिक्कतें हैं, है ना। सबको रजिस्ट्रेशन करवाने का तो बिल्कुल पता है कि हम 18 के हो गए हैं, हमें इलेक्शन अपना आईडी कार्ड बनाना है, बट स्टिल आप वोट क्यों नहीं करने जा रहे हैं? मे बी आप माइग्रेट कर रहे हैं, आप जॉब के लिए कहीं चले जा रहे हैं, एंड ये एक रीजन है। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने इसके साथ डील करने की बात की है। Many times they are reluctant to get themselves enrolled at their place of work for various reasons such as frequently changing residences। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि देखिए एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि इतना मुश्किल बात नहीं है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप अपने होम स्टेट में किसी एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहते हैं और फिर आप काम के बेसिस पे कहीं और चले जाते हैं और वहां रह रहे हैं और कुछ समय से रह रहे हैं, तो आपको जरूरी है कि 10 साल वहां पे रहना ही पड़ेगा तब जाके आपका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहें तो वहां जाके भी वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, पर लोग क्यों नहीं बनवाते? इलेक्शन कमीशन ने ये स्टडी किया और फाइंड आउट किया कि बहुत सारे रीजंस हैं। उनको लगता है कि यहाँ से भी जॉब चेंज करके अगर हम कहीं और चले गए तो फिर दोबारा वोटर आईडी कार्ड बनवाएंगे, या फिर इतना सोशल और इमोशनल कनेक्ट ही नहीं फील हो पाता जहाँ पे आप माइग्रेट करके गए हो, वहाँ के इश्यूज के बारे में नहीं पता, तो किन मुद्दों पे आप वोट करोगे, है ना। अनविलिंगनेस और अपनी जहाँ पे क्योंकि अगर एक जगह पे आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाओगे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ के आप हैं वहां से आपको नाम इरेज भी तो करवाना पड़ेगा, बट यू आर रिलक्टेंट टू दैट क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली वहां पे है, आपका परमानेंट रेजिडेंस वहां पे, आपकी प्रॉपर्टी है। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं, इसीलिए इस मॉडल के साथ आया गया है। द ECI will demonstrate the functioning of the remote EVM on January 16 to the 8 national parties and 57 state political parties. It has also sought, और देखिए मैं आपको बता रही थी कि इलेक्शन कमीशन और भी काम करता है। अगर क्वेश्चन यही आता है, क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं इलेक्शन कमीशन पे, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल जो हॉट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन हमेशा ऑल एनकम्पासिंग आ सकता है, ठीक है। तो उसमें एक जो अभी रिसेंट इनिशिएटिव इलेक्शन कमीशन ने ये भी लिया था, जो फ्रीबीज का पॉलिटिकल डिबेट चल रही है, जिसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने पैनल भी बिठाया है उसको स्टडी करने के लिए। तो फ्रीबी से रिलेटेड भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिसेस जारी किए हैं हर पॉलिटिकल पार्टी को कि देखिए, जब आप अपने कैंपेनिंग के दौरान प्रॉमिस कर रहे होते हैं, पोल प्रोमिस कर रहे होते हैं, तो आप अपने प्रॉमिस के साथ साथ ये भी बताइए, जब आप फ्रीबीज प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप उसको सोर्स कहाँ से करेंगे, वहां के लिए पैसा कहाँ से, फंडिंग कहाँ से आएगी, तो वो भी बताएं, ठीक है, कि हम रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करेंगे जो हम प्रॉमिस कर रहे हैं उसको पूरा करने के लिए। तो ये इस तरह के नोटिस जारी करके, या फिर एक और जो मैं अगर आपको बताऊं, कितने कम से कम 4-5 पॉइंट्स तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं जो आप पॉजिटिव में लिखेंगे। एक और पॉइंट जो है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी इंश्योर करने का। ऑल्दो ना कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रिंसिपल है इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी को जो इलेक्शन कमीशन एनफोर्स कर पाए, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है, बट स्टिल इलेक्शन कमीशन ऐसा करता है रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। एक सजेशन ये है कि आप रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दीजिए पॉलिटिकल पार्टीज की, अगर वो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी फॉलो नहीं करते। पर अपने हिसाब से, जैसे अभी YSR कांग्रेस जो है आंध्र प्रदेश की, उन्होंने अपने लीडर को जगनमोहन रेड्डी जी को हमेशा के लिए, जितने भी साल वो हैं तब तक के लिए उनको प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया कि वही हमारे लीडर रहेंगे। तो इलेक्शन कमीशन इंटरवीन्ड कि ऐसा नहीं हो सकता, दिस इज कंप्लीटली एंटी डेमोक्रेसी। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी, आई एम जस्ट सेइंग व्हाट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेड, कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने इंटरनल सेटअप में डेमोक्रेसी नहीं एक्सरसाइज कर रही, तो फिर वो जब पावर में आ जाती है तो फिर कैसे आप डेमोक्रेसी इंश्योर करोगे?
एक स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ठीक है। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स भी आप लिख सकते हैं। द ECI विल डेमोन्स्ट्रेट, ओके दिस वी हैव डन। अब देखिए क्या दिक्कतें हैं, हम वो डिस्कस करते हैं जो वो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जनवरी 16 को भी डिस्कस करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अभी देखिए कुछ कुछ आपके लिए प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, जो आप प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द बेसिक। अगर जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तो बहुत ईजी है आपको ट्रिक करना, इधर उधर ट्विस्ट करके कुछ भी प्रेलिम्स में पूछ लेते हैं। आधे ज्यादा ऑप्शंस उसमें रबिश होते हैं, लेकिन आप उसको सही मार्क करके आ जाते हैं, क्योंकि आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो इसीलिए अभी हम जो डिस्कस करेंगे तब ध्यान से सुनिएगा। लेकिन अभी क्या है, क्या इश्यूज आने वाले हैं जिस पे कंसल्टेशन की जरूरत है सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। सबसे पहले तो डोमेस्टिक माइग्रेंट होगा कौन, कुछ तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए ना, तो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटअप करना, ठीक है। दूसरा कि कितना ड्यूरेशन ऑफ माइग्रेशन के, अच्छा 6 महीने वहां रहते हुए हो गए, क्या होगा 5 महीने, कुछ हफ्ते, एग्जैक्टली कौन होगा डोमेस्टिक माइग्रेंट, एंड द ड्यूरेशन ऑफ माइग्रेशन टू हाउ टू इम्प्लीमेंट। और साथ ही में अब देखिए ये बहुत सिंपल सी बात है कि जहां पे भी इलेक्शन हो रहा होता है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है कि इतने समय पहले पोलिंग से आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते, पोल प्रोमिसेस नहीं हो सकते, फिर उसके बाद एग्जिट पोल नहीं हो सकती। ये सब कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में आता है। आप ऐसे स्पीच नहीं दे सकते, हेट रेट स्पीच वाली, ये सब सब कुछ आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। लेकिन अब वो तो वहां होगा ना जहाँ पे होम कॉन्स्टिट्यूएंसी है। आप तो बेंगलुरु रहते हैं और हिमाचल प्रदेश में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन हो रहा है, तो बेंगलुरु में थोड़ा ना मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा जहां भी आप रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। और एक और कंसर्न मैं आपको अपने पास से बताती हूँ। देखिए जब भी आपके, चाहे वो MCD इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो, तो एक नेशनल इलेक्शन में तो देखिए छुट्टी होती है खैर, पर असेंबली इलेक्शन में तो आपके स्टेट में छुट्टी होगी ना, तो आप तो किसी और स्टेट में रहते हैं, ठीक है। अगर इंटरनल अब स्टेट के अंदर वाली माइग्रेशन है, देन इट इज फाइन, देन यू हैव अ हॉलीडे देयर। पर इफ यू आप किसी और स्टेट में इंटर स्टेट माइग्रेशन किया आपने, तब तो वहां पे आपकी छुट्टी नहीं है, तो आप फिर वहां पे भी कोई इंसेंटिव नहीं है कि इंसान को जाके वोट करना रिमोट पोलिंग बूथ पे, क्योंकि आप अपने छुट्टी लेके जॉब से, छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी, देन अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आते हैं। तो इस तरह के इश्यूज को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। While there is no accurate number of migrants, the Economic Survey in 2017 stated that annually interstate labor mobility averaged 5 to 6 million people between 2001 to 2011। तो ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा नंबर है जिसको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कौन बेसिकली वोट कर सकता है ना, हु कैन वोट। एक तो सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, ये तो है ही, 18 साल की उम्र होनी चाहिए, ये भी है। लेकिन सेक्शन 20 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, आई सेड 1950 एंड नॉट 1951, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बिल्कुल एकदम सिंपल रैशनल लगाने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला एक्ट आया 1950, फिर एक साल बाद 1951। तो 1950 में तो हम इनोसेंट थे, है ना, हमें पता ही नहीं था, हमें बस इलेक्शन करवाने थे, तो हमें ये नहीं पता था इलेक्शन के साथ साथ इतनी दिक्कतें भी आती हैं। तो सबसे पहले हमें इलेक्शन करवाना, तो क्या किया होगा, इलेक्टोरल रोल्स की बात की होगी, कौन वोट कर सकता है, ये सिंपल बात तो यही है ना, इलेक्शन करवाना तो हु कैन वोट, है ना। तो इसीलिए वो सब कुछ 1950 वाले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत आया होगा। डीलिमिटेशन, वोट करवाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बनाओगे पहले, सिंपल सी बात है, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक चीज है ये जो आपको पता होनी चाहिए। अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से प्रोविजंस 1950 के एक्ट में है, कौन कौन से प्रोविजंस 1951 के एक्ट में है, तो 1951 के एक्ट में सोचिए क्या होगा। बिल्कुल बेसिक अपना दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस लगाइए। क्या होगा कि अब हमने इलेक्शन करवाने के बारे में सोचे, तो धीरे धीरे और सजेशंस आई, और हमने सोचा, तो हमें लगा कि यार अगर कोई क्रिमिनल हुआ तो उसको भी तो डिस्क्वालीफाई करना है, तो डिस्क्वालिफिकेशन, अगर करप्ट निकला तो उसको भी तो डिस्क्वालीफाई करना है, तो डिस्क्वालिफिकेशन प्रोविजंस, ये सारी चीजें, सिटिंग MP का डिस्क्वालिफिकेशन, आप इलेक्शन लड़ सकते हैं कि नहीं उस चीज का डिस्क्वालिफिकेशन, ये सारी जो चीजें हैं वो 1951 के एक्ट में है। सो अगेन वेरी कॉमन सेंसिकल, ओके। तो अब क्या है, 1950 के इस एक्ट का जो सेक्शन 20 है वो क्या कहता है कि कौन वोट कर सकता है। अगर आपको वोट करना है तो आपको ऑर्डिनरली रेजिडेंट होना चाहिए एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। अगर प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आ गया कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, आप खुद सोचिए क्या होता है, आपको अभी तक क्या लगता है ऑर्डिनरली रेजिडेंट। और उसमें ऑप्शन में आगे ये लिखा है, इफ यू स्लीप
If you are sleeping and not eating in a particular constituency, you are an ordinarily resident of that constituency. That is correct. दैट ऑप्शन इज करेक्ट, ऑल्दो कितना बकवास साउंड कर रहा है पर बिल्कुल सही है. आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या बच्चों वाली बात लिखी हुई है यहाँ पे, जो आपको सबसे सोफिस्टिकेटेड भरा भरा लगेगा एंड यू विल मार्क दैट, बट दैट इज नॉट द थिंग. यहाँ पे भी अपना बिल्कुल कॉमन सेंस लगाइए कि ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब क्या होता होगा. आप वहां पे सोते हैं, जरूरी नहीं है ऐसा इस सेक्शन में लिखा है, क्लॉज 1 की मैं बात कर रही हूँ. जरूरी नहीं है कि आप वहां पे घर ओन करते ही करते हैं, आप वहां पे एक प्रॉपर्टी ओन करते ही करते हैं. जरूरी नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, तब तो आप बन ही गए रेजिडेंट. पर जरूरी नहीं है, आप किराए पे भी रह सकते हैं, आप किसी शेल्टर होम में भी रह रहे हो सकते हैं, ठीक है, आप सरकार के दिए हुए किसी फैसिलिटी में रह रहे हो सकते हैं. सो even in that case आप एक ordinarily resident है. If you are sleeping in that constituency on a daily basis, you are an ordinary resident of that constituency. Okay, so this is the thing जो आपको दिमाग में रखनी है. Alright, तो हम अब देखते हैं दूसरे आर्टिकल को. I hope you understood all of it. एंड जस्ट वन थिंग कि आप प्लीज़ अगर सच में आपको लगता है कि कोई इस इनिशिएटिव से बेनिफिट कर सकता है, आप प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए. देन ओनली द चैनल वुड गेट अ रीच. दलाई लामा इन बोध गया, चाइनीज वुमेन डिटेन्ड फॉर वीजा ओवरस्टे, सिक्योरिटी आउट. नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वाई? क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया चाइना के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे टसल्स हैं. सबसे पहला तो बॉर्डर जो कॉन्टेस्टेशन है हमारे बीच में, एक हमारे ईस्टर्न सेक्टर में जो यांगसे रीजन में रिसेंटली हुआ, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में ऑलरेडी चल रहा है स्टैंड ऑफ, और साथ ही में बॉर्डर कॉन्टेस्टेशन के साथ साथ हमारा एक बहुत बड़ा जो चाइना को हमसे दिक्कत है कि हम वन चाइना पॉलिसी जो है रिएटरेट करनी हमने छोड़ दी है. हम वन चाइना पॉलिसी को पहले वन ऑफ द फर्स्ट नेशंस थे जिन्होंने कहा था कि हम वन चाइना पॉलिसी में मानते हैं. मिस्टर नेहरू डिड दैट. ओके, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. कि वन चाइना पॉलिसी क्या होती है कि ताइवान चाइना का पार्ट है, हांगकांग चाइना का पार्ट है, ओके, और तिब्बत चाइना का पार्ट है, और राइटफुली. लेकिन अब इस वन चाइना पॉलिसी में एक और दिक्कत है, क्योंकि दलाई लामा एग्जाइल में भारत में रह रहे हैं, ठीक है. तो और अगर तिब्बत चाइना का पार्ट है, और चाइना ने जब इन्वेड किया था तिब्बत को, तो वहां से बहुत सारे तिब्बतन्स भारत में आ गए थे. दलाई लामा भी आए थे साथ में, और अभी भी दलाई लामा यहीं रहते हैं, मकलोडगंज मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है. तो इसीलिए उनको ये बात बिल्कुल नहीं पसंद है कि वो चाइना को एक इन्वेजनरी कंट्री बताते हैं तिब्बतन्स, और नहीं मानते कि हमारे राइटफुल जो रूलर्स हैं वो चाइनीज हैं. तो ये हम क्योंकि दलाई लामा को सपोर्ट करते हैं, हमने उनको पनाह दी है, ही लव्स इंडिया, तो चाइना इज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट. ओके, तो क्या हुआ है आप जानते हैं. अब यहाँ पे कुछ थोड़ा सा प्रेलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी जो आपको पता होना चाहिए, हम वो भी डिस्कस करेंगे. तो दलाई लामा ने विजिट किया है बोध गया बिहार में. और क्यों विजिट किया है? क्योंकि आई थिंक काल चक्र पूजा के लिए उन्होंने, जो एनुअल एक अफेयर है लेकिन 2 साल के बाद हो रहा है क्योंकि कोविड आ गया था, तो काल चक्र पूजा के लिए उन्होंने विजिट किया है बोध गया बिहार. लेकिन अब देखिए 2018 में भी एक लो इंटेंसिटी बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ था, और 2 लाइव बॉम्ब्स वहां पे डिटेक्ट किए गए थे बोध गया में. तब भी दलाई लामा वहां पे कैंपेनिंग कर रहे थे, कैंप कर रहे थे बेसिकली, नॉट कैंपेनिंग, रियली सॉरी अबाउट दैट, so that he could participate in the पूजा. तो उस समय पे भी इसीलिए क्योंकि दलाई लामा की जान को काफी ज्यादा खतरा है, ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है. इसीलिए हमने क्या किया है, बोध गया में हमें ये चीज पता चली, एक चाइनीज वुमन है जो अपने एक्सपायर्ड वीजा पे वहां पे स्टे कर रही है अभी भी बिहार में. तो ये एक थ्रेट है, मे बी शी कैन प्लान समथिंग टू उनकी सिक्योरिटी के खिलाफ, दलाई लामा की. तो इसीलिए हमने उनको बेसिकली अरेस्ट किया है, और वी आर ऑफ कोर्स क्वेश्चनिंग हर एंड ऑल ऑफ दैट. तो बेसिकली यहाँ पे काल चक्र पूजा के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि काल चक्र पूजा है क्या एग्जैक्टली. तो देखिए आप जानते हैं अद्वैत के बारे में. ओके फाइन, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि काल चक्र पूजा है क्या. इट इज अब वज्रयान प्रैक्टिस. वज्रयान प्रैक्टिस क्या है? तांत्रिक बुद्धिज्म, जो आप जानते हैं, ठीक है. तो ये उसी का एक पार्ट है. तो काल चक्र, काल का मतलब क्या होता है? टाइम, ये संस्कृत वर्ड है काल, है ना. और चक्र का मतलब क्या होता है? व्हील. सो इट इज द व्हील ऑफ द टाइम. तो ये बेसिकली बुद्धिज्म में, वज्रयान बुद्धिज्म में
ये लोग भी नॉन डुअलिटी में बिलीव करते हैं, जो ये सब कुछ आप अपने इंडियन फिलोसफी के पार्ट में पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में। इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग यू नो द बेसिक्स। अगर नहीं भी पता हो अपने पार्ट पे, आई कीप ऑन एक्सप्लेनिंग टू यू अबाउट दैम। तो नॉन यानी कि काल चक्र का मतलब क्या होता है इनका, ये चीज़ ये रियटरेट करते हैं कि जो जो कॉस्मिक वर्ल्ड में जितनी भी प्लैनेट्स हैं या सब कुछ जो भी हो रहा है, उसका जो टाइम साइकिल है ना, वो बिल्कुल जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उसका जो टाइम साइकिल है वो दोनों कॉन्सोनेंट्स में है, दे आर सॉर्ट ऑफ सिमिलर ओनली। तो ये क्या है बेसिकली, जो यूनिवर्स है, जो भगवान है, अगर यूनिवर्स और हमारे जो इंटरनल हम हैं वो हम एक ही हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं। तो ये हिंदुइज्म से एक यहाँ पे इन्फ्लुएंस है नॉन डुअलिटी का, कि जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेसेस हैं उनका जो टाइम साइकिल है और जो टाइम साइकिल है कॉस्मिक इवेंट्स का, वो एक्चुअल में सिमिलर होते हैं। तो इसीलिए आप क्या करें, आप अपनी अंदर की एनर्जी को प्रिजर्व करके रखें, उस पर ध्यान दें, ओके व्हाट वैल्यू डज इट हैव, एंड यू कीप इट विद इन योर सेल्फ एंड स्टार्ट वैल्यूइंग इट, और उसको जब भी समय आए उसको यूज कीजिए। ये बेसिकली कालचक्र की पूजा में बात की जाती है, दैट यू विल ऑलवेज प्रिजर्व द इंटरनल एनर्जी बिकॉज इट इज इन कॉन्सोनेंस विद द एनर्जी ऑफ द कॉस्मिक इवेंट्स, द सेम टाइम साइकिल, इस तरह की बातें बोली जाती हैं इस कालचक्र पूजा में। तो इसीलिए यहाँ गया है, जाया गया है। नेतन्यू रिटर्न्स एज इजराइल पीएम विद प्लान टू एक्सपैंड सेटलमेंट्स, नथिंग मच हियर, बस हम इसको इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू फाइनली उन्होंने स्वेयर कर लिया है एज द इजरायली प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो फाइनली ही इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, बहुत बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं काफ़ी लंबे समय के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, दे हैव अ वेरी गुड बॉन्ड, बहुत ही अच्छी बॉन्ड हम ही शेयर करते हैं दोनों। तो इसीलिए जब भी नेतन्याहू आए हैं पावर में, तो इंडिया और इजराइल के डिफेंस रिलेशन, बाकी जितने भी हर स्तर पे रिलेशन है, इरिगेशन रिलेशन, दिस रिलेशन, ऑल ऑफ दैट, एग्रीकल्चरल रिलेशन, दे हैव गॉन अप। ओके, तो इसीलिए इंडिया इज सॉर्ट ऑफ फाइन विद दिस इलेक्शन। लेकिन बात एक ये है कि जिस अभी अलायंस को पावर में लाया गया है, जो इनके अलाइज हैं वो काफ़ी फार राइटिस्ट हैं। देखिए, सबसे पहली बात, इजराइल में कुछ लेफ्टिस्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, सेंट्रिस्ट भी कोई एक वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है सेंटर होने का या लेफ्ट होने का, वहाँ पे राइटिस्ट ही हैं सब, ठीक है। अब बस ये होता है कि आप राइट से और कितना एक्सट्रीम राइट है, ये फर्क आ जाता है। तो अगर हम नेतन्याहू की बात करें, ये राइटिस्ट तो हैं पर इतने राइटिस्ट नहीं है जो इनके अलाइज आ गए हैं इस बारी। जो इनकी पार्टीज की अगर हम बात करें, जो इनके अलाइज है, रिलीजियस जायोनिज्म, जूइश पावर पार्टीज, तो ये बेसिकली बहुत ही ज़्यादा फार राइट हैं। इन पे इनके बहुत सारे लीडर्स पे एलिगेशंस हैं कि इन्होंने अरब माइनॉरिटी के खिलाफ बहुत सारे वॉयलेंस करवाई है, बहुत लोगों के मर्डर्स में इन्वॉल्व है, अरब माइनॉरिटी के, LGBTQ राइट्स के खिलाफ है। तो दे सिंपली डू नॉट comprehend the concept of LGBTQ rights, okay, so a lot of these kind of things। तो सारे वेस्ट बैंक पे, तो वही बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि जितने भी वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन सेटलमेंट्स हैं, हम उनको बेसिकली वहाँ पे और जूइश सेटलमेंट्स को एक्सपैंड करेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। ये चीज़ तो अगर ये ना भी कहते तो खैर हमें पता ही था कि किस तरह का फंक्शनैलिटी रहेगी इनकी पार्टी की और इनकी रूलिंग गवर्नमेंट की। ओके, सो बिफोर दिस आई थिंक ओके, तो हम ये आर्टिकल डिस्कस करें RTI के ऊपर। देखिए, RTI पे क्वेश्चन भी GS2 में आता ही आता है, आप पेपर उठा के देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा। RTI का जो टॉपिक है वो GS4 में भी एक टॉपिक है, पर वहाँ पे गवर्नेंस सेक्शन में आता है, पर इट इज़ अ डिफरेंट थिंग, सॉर्ट ऑफ डिफरेंट थिंग, क्योंकि उसमें बहुत सारे और वर्ड्स आप पढ़ते हैं। पर जब अगर GS2 में क्वेश्चन आए RTI के ऊपर, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। हम बहुत सारे एडिटोरियल्स रीसेंट पास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि RTI से रिलेटेड रीसेंट चैलेंजेस क्या है, जिसमें से अंडर स्टाफिंग, प्रॉपर स्टाफिंग नहीं है, चाहे वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर स्टेट लेवल के हों चाहे सेंट्रल लेवल के, प्रॉपर स्टाफिंग नहीं है, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। एक तो ये तो आप हर चीज़ में लिख सकते हैं, वैकेंसी तो अभी हर चीज़ में ही बहुत ज़्यादा है, तो आपको कुछ ना समझ आए तो एक पॉइंट तो आपका पक्का है, तो आधा मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा अगर आप इतना भी लिख दें, ठीक है। सो बहुत सारे और चैलेंजेस अभी रिसेंटली क्या होने लगा है RTI में,
अभी जो आरटीआई की 2019 की अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स के आपने बहुत सारे सैलरी डिसाइड करने का और ये सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस। फिर और क्या हो रहा है, डीले हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चाहे वो इंफॉर्मेशन को बेसिकली देने में, चाहे वो इंफॉर्मेशन जो दी है और उसके खिलाफ जो अपील्स डलती हैं उनको डिस्पोज करने में, तो बहुत डीले है। तो तीसरा पॉइंट ये हो गया। और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम यहाँ देखेंगे, आप डेटा बिल्कुल लिखिए और साथ ही में डेटा से जो आप एक्सट्रैक्ट करते हैं वो भी अंडरस्टैंडिंग। तो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ तमिलनाडु है, ये वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि इनसे जितनी भी इंफॉर्मेशन पूछी गई उसकी केवल 14% जो क्वेश्चन थे उसके आंसर इन्होंने दिए। महाराष्ट्र सेकंड वर्स्ट है, क्योंकि सिर्फ 23% ऑफ द इंफॉर्मेशन जो सीख की गई थी उसको इन्होंने आंसर किया। अभी हम किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, सतर्क नागरिक संगठन जो है उनकी एक स्टडी है, इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया फॉर 2021। इस स्टडी के हिसाब से ये बेसिकली हमें डेटा मिलता है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट कार्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन इन इंडिया फॉर 2021-2022। तो बेसिकली अब आपको एक और चीज यहाँ से मिलती है, अगर एक ऐसे आता है जो बहुत ही प्रोबेबल है, डेवलप्ड इंडिया, अमृतकाल ऑफ इंडिया 2047, 100 ईयर्स, ऐसा कैसा इंडिया होगा, व्हाट इज द ड्रीम, व्हाट इज द विजन ऑफ दिस काइंड ऑफ इंडिया। या फिर एथिक्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम बहुत सारे इसके डायमेंशंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे राइट टू रिपेयर, अभी रिसेंटली हमारे कंज्यूमर अफेयर्स के सेक्टर में आया। राइट टू रिपेयर में जैसे क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, ऑटोमोबाइल, कार है, कुछ भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर के पास ही बार बार जाना है कुछ भी रिपेयर करवाने के लिए। तो वो मैनुअल क्या होंगे, पोर्टल पे, राइट टू रिपेयर पोर्टल पे डाल देंगे, प्रोडक्ट की ये डिटेल्स हैं, आप किसी थर्ड पार्टी से करवा लो या सेल्फ आप रिपेयर कर लो ये चीज़ें करके। तो इससे क्या होगा कि एम्पावर्ड कंज्यूमर्स, तो ये एक डेवलप्ड नेशन का एम्पावर्ड कंज्यूमर्स एक डायमेंशन है। और डेवलप्ड नेशन का क्या है, विमेन राइट्स, किस तरह के हम विमेन को देखते हैं एक डेवलप्ड वर्ल्ड, डेवलप्ड इंडिया में, ठीक है। तो एक सेक्शन ये है, एलजीबीटी की राइट्स भी आप इन्हीं के साथ लिख सकते हैं। और भी डेवलप्ड इंडिया के बारे में आप एक डायमेंशन, ऑफ कोर्स इकोनॉमिक तो होगा ही, बिकॉज वी इंटेंड टू बिकम अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इन द वेरी फोर्सिएबल फ्यूचर, बहुत ही जल्दी जो हो सकता है हम बनना चाहते हैं। बहुत सारे इसके डायमेंशन हो सकते हैं, एक सोशल डायमेंशन लिखिएगा, एक पॉलिटिकल डायमेंशन लिखिएगा कि डेमोक्रेटिकली अवेयर, वोटर टर्नआउट, स्मार्ट डिसीजंस, एडुकेशन पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में अगर है कि नहीं, कितना इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के ऊपर कितने कैंपेन्स लड़े जा रहे हैं उसको फाइट करने के लिए, जो अभी तक तो मेरे दिमाग में तो एक भी ऐसा कैंपेन नहीं है जिसमें पोल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आप अपने इस विजन में लिखेंगे, तो एक आप ये भी लिखेंगे, क्योंकि देखिए अगर आप ये जानते हैं कि फंडामेंटल राइट ही है राइट टू नो, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ही आर्टिकल 19 क्लॉज 1 का ही पार्ट है। तो इसीलिए अगर हम डेवलप्ड इंडिया की बात करें, सतर्क नागरिक एक उसका बहुत बड़ा डायमेंशन है, तो आप ये बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमें मिल रहा है। तो लेकिन अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ओनली 10 इंफॉर्मेशन कमीशन प्रोवाइडेड फुल इन्फॉर्मेशन। अब देखिए सिर्फ 10 ही ऐसी इंफॉर्मेशन कमीशन थी जिन्होंने फुल इन्फॉर्मेशन दे दी, जो भी आरटीआई एप्लीकेशन उनमें फाइल की गई, ठीक है। ये कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, और साथ ही में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं कुछ कुछ, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। अब देखिए इन्होंने सतर्क नागरिक फाउंडेशन ने, बेसिकली संगठन ने, कैसे ये स्टडी की होगी, बहुत ब्रीफली मैं ये बता देती हूँ आपको। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अराउंड आई थिंक 145 आरटीआई एप्लीकेशंस डाली, और हर 28 या 28 स्टेट्स हैं उन सब में ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने सीखी, और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में भी, ठीक है, सेम 145 क्वेश्चंस इन्होंने डाले, ठीक है। तो इन 145 क्वेश्चंस में से कितने का रिप्लाई आया, वो इन्होंने फिर डिसाइड किया कि अच्छा विच स्टेट इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग, विच इज़ द बेटर परफॉर्मिंग स्टेट एंड ऑल ऑफ दैट। तो हम अगर तमिलनाडु के इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात करें, इन्होंने ऑलमोस्ट हर ही इन्फॉर्मेशन जो इनसे मांगी गई थी उसको डिनाई कर दिया, ओके। लेकिन सबसे जो एक और जो यहाँ पे पैटर्न उभरता हुआ हमें मिला है, इन्होंने कहीं चीज़ों पे ये बोला कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम तभी दे सकते हैं जब आप एक अप्रूवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से नहीं ले लेते, विच इज नोवेयर मेंशन्ड इन द आरटीआई एक्ट।
तो ये किस तरह का एक पैटर्न है। और अगर आपको याद होगा, जब हमने हिंदू का एक आर्टिकल एडिटोरियल डिस्कस किया था आरटीआई के बारे में, एक बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हैं आरटीआई के बारे में, वो बहुत बार लिखते हैं द हिंदू में ही। तो हमने जब डिस्कस किया था तो उन्होंने एक और बोला था कि एक नया पैटर्न जो उभरता हुआ आ रहा है, ये स्टेट लेवल पे तो हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का अप्रूवल की बात कर ली, तो वैसे ही बहुत सारे हर आरटीआई की अपील को या एप्लीकेशन को नेशनल सिक्योरिटी का इशू है इसलिए हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी एक वर्ड है जो बहुत यूज किया जाता है सरकार द्वारा कि ये सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, सिक्योरिटी को थ्रेटन करता है, बहुत सारी चीज़ें वो ऐसे मना कर देते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होने लगी हैं कि हम इसकी इन्फॉर्मेशन तभी दे सकते हैं अगर आप होम मिनिस्ट्री से एक अप्रूवल ले लेते हैं, विच इज नो वेयर रिटन इन द आरटीआई एक्ट, एंड दिस इज ऑफ कोर्स अ कंसर्न। तो ये उस हमने एडिटोरियल में देखा था। तो आप बिल्कुल नेशनल सिक्योरिटी वाली चीज लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं रिपोर्ट जो हमें यहाँ पे मिली है। ओके, डिस्पाइट स्कैफल अबॉर्ड, फ्लाइट टेक्स ऑफ, BCAS फाइल्स प्लेंट अगेंस्ट अक्यूज्ड पैसेंजर्स। तो देखिए, अगर तो आप इस बार इंटरव्यू के लिए अपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इंटरव्यू में इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द इंटरव्यू बोर्ड ऑफ कोर्स वो चाहते हैं कि आप एक बुक वर्म केवल नहीं है, आपको आसपास क्या चल रहा है इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो इस तरह के जो बिल्कुल वायरल वीडियोस हैं इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यू कैन नॉट नो व्हाट इज गोइंग ऑन ऑन द इंटरनेट, ओके, यू विल हैव टू नो अबाउट इट। तो ओके, तो अभी क्या हुआ है, और हम एक और रीज़न है इस आर्टिकल को डिस्कस करने का, क्योंकि आप जानते हैं कि एयरक्राफ्ट क्रैशेस जो हो रहे हैं इससे रिलेटेड एक बहुत बड़ी स्टडी छपी थी द हिंदू में ही, हमने उसको डिस्कस किया था कि एक्चुअल में ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं है, पायलट्स आर नॉट ट्रेन्ड प्रॉपरली एंड हेंस द क्रैशेस आर हैपनिंग। एंड बहुत सारी इस तरह के हमने वहाँ से रिपोर्ट्स और डेटा ली थी। और एयरक्राफ्ट से रिलेटेड भी अभी सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसीलिए सिविल एविएशन के रूल्स वगैरह ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यू नेवर नो व्हाट यूपीएससी हैंड्स अप आस्किंग, स्पेशली इन मेंस इज बिकमिंग वेरी वेरी टफ। ऑफ कोर्स प्रीलिम्स तो है ही बहुत डिफिकल्ट। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, एक वीडियो आप जानते हैं जो बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हमारे पास आई है, वो ये है जिसमें एक थाई स्माइल एयरक्राफ्ट में एक इंसान है, उसको एक ग्रुप ऑफ पैसेंजर्स ने जाके कम से कम 20 बार उसके मुंह पे स्लैप किया है, थप्पड़ मारे हैं इतने ज्यादा, वन आफ्टर द अदर, ओके। और उनके ही पुल्ड हिज हेयर, जो बेसिकली एक मेन इंसान था उसमें से, ओके, एज ए फ्लाइट वॉज गेटिंग रेडी फॉर टेक ऑफ फ्रॉम बैंकॉक टू कोलकाता। तो ये फ्लाइट बेसिकली बैंकॉक से कोलकाता जा रही थी, दिसंबर 26 की ये बात है। लेकिन तब भी एयरलाइन को इतना ज़रूरी नहीं लगा कि हम शायद लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दें या कुछ हो जाए, उनको इतना ज़रूरी नहीं लगा। उन्होंने थोड़े से 5-10 मिनट डिले के बाद उन्होंने अपनी फ्लाइट टेक ऑफ की। और ऑन थर्सडे एज द वीडियो ऑफ दी, अब देखिए ये अगर हम इन फाइट की बात करें तो क्या हुआ था इसमें, जो आमिद मोहम्मद हुसैन है इनको स्लैप किया गया है, मतलब उस वीडियो में जैसा दिख रहा है, और जिन्होंने स्लैप किया है बेसिकली उनका नाम है SK अजरुद्दीन। तो बेसिकली हुआ क्या था कि इफ आई जस्ट ब्रीफली टेल यू, यू शुड ऑफ कोर्स नो द कॉन्टेक्स्ट, ओके। According to the airline's incident report filed to the Directorate General of Civil Aviation, as the Thai Smile flight was preparing for takeoff from Bangkok, Mr. Hussain, तो Mr. Hussain जिनको हमने यहाँ पे जिनके खिलाफ स्लैपिंग वगैरह देखी, तो उसमें क्या हुआ था, वो सीट 37C पे बैठे हुए थे और उन्होंने सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने से मना कर दिया। उनको बोला गया था कि आपकी जो सीट है वो रिक्लाइंड है, आप वो आराम कर रहे होंगे, है ना, ठीक है। तो उन्होंने बोला आप प्लीज़ अपनी सीट को स्ट्रेटन कर लीजिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बैक में बहुत ज़्यादा दर्द है, आई कैन नॉट डू दिस, ओके। तो फिर उनको बोला गया कि देखिए ये बहुत ही बड़ा हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, क्योंकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो गई और हमें फ्लाइट को खाली करवाना पड़ा तो हम ये नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपकी जो रिक्लाइंड सीट है वो बाकी पैसेंजर्स के लिए निकलने के लिए एक बहुत बड़ा हर्डल बन जाएगी, तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी। पर पैसेंजर रिमेन्ड एडमेंट, ही वो बहुत ही जिद्दी रहे, कहते नहीं आई हैव अ बैकएक एंड यू डोंट अंडरस्टैंड एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। फिर क्या हुआ उसके बाद, उन्होंने जब सीट बेल्ट साइन ऑन हुआ तो उन्होंने सीट बेल्ट पहनने से भी मना कर दिया। तो ये जो बिहेवियर है ये काफ़ी एजिटेट किया मिस्टर अजरुद्दीन को, और वो उठे और उनको काफ़ी बार थप्पड़ मारे उन्होंने नॉन स्टॉप। ही वॉज देन जॉइंड बाय, और फिर साथ ही में उनके और भी लोग आ गए उनको मारने के लिए, ठीक है, उनके फेस पे, और उनको पंच भी किया बॉडी में, है ये सब कुछ हुआ बेसिकली, ओके। तो कैप्टन इसीलिए बस यहाँ पे लिखा है कि इतना, अब इनके खिलाफ सबके रिपोर्ट्स तो दर्ज कर ली गई हैं, बट द फैक्ट इज के
ये इतना बड़ा इंसिडेंट है, इस तरह का स्कफल जो हुआ है, तो लेकिन रिपोर्ट नहीं किया गया। अब ये काफ़ी दिक्कत वाली चीज़ है। ओके, मॉलडीव्स प्रोबिंग थ्रेट टू इंडियन हाई कमीशन MEA। अब देखिए, एक मॉलडीव से रिलेटेड ये क्वेश्चन है और एक और मॉलडीव से रिलेटेड एडिटोरियल है द हिंदू में ही, हम वो भी डिस्कस करेंगे, विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो फाइनली क्या हुआ है, द गवर्नमेंट ऑफ द मॉलडीव्स हैज टेकन स्विफ्ट एक्शन आफ्टर एन ऑपोजिशन लीडर कॉल्ड फॉर एन आर्सन अटैक। आर्सन अटैक का मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग को आग लगा देना, ठीक है, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करना, आग लगा के, उसे हम आर्सन अटैक कहते हैं। तो क्या हुआ है, जो भी मॉलडीव्स की सरकार है, उनकी जो भी ऑपोजिशन पार्टी है, उसमें से एक लीडर ने, ऑपोजिशन के एक लीडर ने बेसिकली एक ट्वीट करते हुए कहा है दिसंबर 23 को उन्होंने कहा है कि देखिए, मॉलडीव्स में आप सबको याद होगा कि फरवरी 8 2012 में एक आर्सन अटैक हुआ था, ठीक है, और मेरा ये मानना है कि ये इंडिया ने ऑर्डर किया था। तो अब रिवेंज की बारी है, हमें स्टार्ट करना है एक सबसे पहले हमें इंडियन हाई कमीशन को जला देना चाहिए, एम्बेसी को जला देना चाहिए। सो दिस इज द राइट थिंग, दिस इज द राइट वे ऑफ टेकिंग रिवेंज, क्योंकि उन्होंने 2012 में, तो देखिए या आप कम से कम 10 साल बाद के पता नहीं कौन सा एक इंसिडेंट को ये लिंक कर रहे हैं, और इन्होंने कहा है लेट्स टेक रिवेंज। और इनके इस ट्वीट पे कम से कम आई थिंक 58 रीट्वीट्स भी हुए हैं और 32 अराउंड लाइक्स भी हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली, अब मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ, और ये 2012 का अटैक क्या है, इफ़ यू इन केस यू आर क्यूरियस टू नो कि ऐसा भी क्या हुआ था, तो ये एक टीवी चैनल था, राजे टीवी, उस चैनल का जो स्टूडियो था, उसमें एक आर्सन अटैक हुआ था जिसमें 6 मास्ड लोग थे, वो घुसे, उन्होंने गैसोलीन यूज़ किया और उसको उड़ा दिया, मतलब जला दिया, ठीक है, ये सब कुछ हुआ था। और जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी स्टैब किया गया था, बहुत इस तरह की चीज़ें हुई थी। और वो उस समय का ऑपोजिशन से लिंक्ड थी, ठीक है, वो जो स्टूडियो था, वो जो टीवी चैनल था, वो प्रो ऑपोजिशन था। ओके, तो इसीलिए इस बारी जो ये लीडर है, इनका ये कहना है कि वो भी इंडिया ने ही करवाया था। तो अब, और जब मैंने आपको ये बताया कि उसमें 58 रीट्वीट्स हैं, 32 लाइक्स हैं, ठीक है, तो बात ये है कि एंटायर इंडिया सेंटिमेंट जो है ना, वो कहीं ना कहीं मॉलडीव्स में बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है। और मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, आपको याद होगा हमने बहुत रिसेंटली, जब मैं नेबरहुड पॉलिसी के बारे में आपको बता रही थी, तो हमारे नेबर्स में ना हर चीज़, आप मालदीव्स उठाइए, आप बांग्लादेश उठाइए, आप नेपाल उठाइए, आप पाकिस्तान तो खैर रहने ही दीजिए, पाकिस्तान में तो है ही एंटायर इंडिया पूरा। तो यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट है कि ऐसे पॉलिटिक्स भी चलती है उनकी, वहाँ पे वोट्स भी इसी नाम पे जीते जाते हैं, ठीक है, एंटायर इंडिया या इंडिया आउट कैंपेन, ठीक है, या फिर एंटायर चाइना या इंडिया, जैसे श्रीलंका में अभी हम देख रहे हैं, तो वहाँ पे हर, बांग्लादेश में भी जो ऑपोजिशन है, वो बांग्लादेश की जो सरकार है अभी, शेख हसीना जी की, उनको बार बार ये कहती हैं कि आप इंडिया की पपेट हैं, है ना, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया आउट कैंपेन, ओके। फिर अगर हम श्रीलंका में आए, तो श्रीलंका में तो बहुत ही ज़्यादा चाइना सेंटिमेंट है, ओके। तो अभी लेकिन वहां पे क्या है कि वहां पे भी अब बांग्लादेश में भी दोनों कैंपेन चलते हैं, इंडिया आउट कैंपेन, चाइना आउट कैंपेन। फिर अगर हम श्रीलंका की बात करें, वहां पे जो बहुत ज़्यादा सिन्हाली मेजोरिटी वाली पार्टीज हैं, वो इंडिया आउट कैंपेन रन करती हैं, और जो तमिल पार्टीज हैं, वो अभी उन्होंने कहा है कि हम प्रोटेस्ट करना शुरू करने वाले हैं चाइना आउट कैंपेन पे, ठीक है। श्रीलंका भी हो गया। फिर हम मॉलडीव्स आ जाते हैं, मॉलडीव्स में भी ऐसा ही है। मॉलडीव्स की जो सरकार है, सऊदी गवर्नमेंट जो है अभी, वो इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करती हैं, ठीक है। और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी यहाँ पे जो फॉलो करती है, और इसी का जो ऑपोजिशन है वो इंडिया आउट कैंपेन चलाता है। यहाँ पे भी जो सोली की सरकार है वो चाइना आउट कैंपेन को लीड करती है, और जो ऑपोजिशन है वो प्रो चाइना है। पाकिस्तान तो पूरा ही प्रो चाइना है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कैसे भारत अगर अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड कितना बड़ा डिफिकल्ट है हैंडल करना भारत के लिए, क्योंकि चाइना ने इतना इनरोड्स कर लिया है कि बाइफकेट हो गई है पूरी की पूरी हमारी नेबरहुड पॉलिटी। या तो आप चाइना के प्रो हैं या तो आप इंडिया के प्रो हैं। तो ये कैसे डोमिनेट करता है हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट को, ये वाला सेंटिमेंट। तो इसीलिए आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो अब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे इनके इंटीग्रेशन में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके खिलाफ देखिए, जो अभी इन्होंने ट्वीट किया, अब तो फिर सरकार ने तो कहा है कि हमने स्विफ्ट एक्शन ले लिया है इनके खिलाफ, ओके। इट ऑल्सो सेड दैट ऑल द प्रिकॉशंस वर बीइंग टेकन इन द वेक ऑफ द थ्रेट बाय द ऑपोजिशन लीडर लिंक्ड टू द आइलैंड नेशंस फॉर्म। अब ये जो है ऑपोजिशन लीडर, ही इज लिंक्ड टू द फॉर्मर प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन। अब्दुल्ला यमीन की पार्टी से ये लिंक्ड है, और अब्दुल्ला यमीन भारत को बिल्कुल पसंद नहीं करते, ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए।
Okay, the government has launched an investigation into the threat, which has been condemned by the ruling MDP party and several other political parties. ठीक है, तो ये हो चुका है, उनके खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन बिठा दी गई है। तो हम डिस्कस करते हैं ये एडिटोरियल को। फ्रेंडली नेबर्स, द कन्विक्शन ऑफ, अभी क्या हुआ है, जो फॉर्मर मोल्डीवियन प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला यमीन के ही इन साथी ने जिन्होंने भी ट्वीट किया है, वही वाले अब्दुल्ला यमीन की हम बात कर रहे हैं, जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है, देखिए मालदीव्स बहुत एक इंपॉर्टेंट देश है, और मालदीव बहुत हद तक इंडिया पे निर्भर है, क्योंकि मालदीव्स का तो टूरिज्म बर्बाद हो जाएगा अगर भारत वाले वहां पे ना जाएं। ठीक है, तो मालदीव तो सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हुई है भारत के लिए। उन्होंने इनफैक्ट अभी रिसेंटली जब कोविड वेव खत्म हुई, तो उन्होंने इंडिया को थैंक किया कि आपके टूरिस्ट की वजह से तो हमारी इकोनॉमी बर्बाद होने से बच गई, वी आर सेफ, वी स्टिल हैव मनी, वी स्टिल हैव फूड टू ईट। तो इंडिया प्लेज अ वेरी बिग रोल इन मालदीवियन इकोनॉमी। ओके, वेवर आए, तो प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन को फाइनली एक क्रिमिनल कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब वो दोषी साबित हो चुके हैं, उनको सजा मिल चुकी है। अब ये जस्ट 1 साल पहले हुआ है, जब वो सपना देख रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर दोबारा प्रेसिडेंट दोबारा बन जाएंगे इलेक्शन लड़के। 1 साल बाद इलेक्शन है। अब उनको कॉन्विक्शन, 11 साल के लिए उनको जेल हुई है, और साथ ही में $5 मिलियन का फाइन भी लगा है, क्योंकि ही वॉज करप्ट। बहुत सारे मनी लॉन्ड्रिंग लिंक्स भी थे उनके टू अ कंपनी ही वॉज अक्यूज ऑफ टेकिंग किकबैक्स फ्रॉम, वहां से उन्होंने ब्राइब वगैरह ली थी। ठीक है, ड्यूरिंग हिज टेन्योर, अब कब लिया था ये सब कुछ उन्होंने करप्शन वगैरह, जब वो प्रेसिडेंट थे, 2013 से 2018 की हम बात कर रहे हैं। द मालदीव्स कॉन्स्टिट्यूशन, अब मालदीव्स के कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर देता है जिसपे क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और उसको 1 साल से ज्यादा की सजा हुई है। ओके, पर अगर तो आपको आप रिलीज हो गए अपनी सजा काट के 1 साल की, फिर उसके 3 साल बाद आप दोबारा इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, इन सेंस हिस्ट्री हैज नाउ कम फुल सर्कल फॉर मिस्टर यमीन, एज ही हैड परस्यूड केसेस अगेंस्ट हिज प्रीडेसेसर। तो ये मिस्टर यमीन के साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है जो इन्होंने अपने प्रीडेसेसर, उनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे मोहम्मद नशीद, जो उन्होंने उनके साथ किया था, केस के बाद केस खुलवाना उनके खिलाफ, ये सब कुछ उनके ऊपर हो रहा है, कर्मा हिटिंग बैक। ओके, and ensure that he would step down in favor of his party colleague. Okay, Mr. Yamin. Mr. Yamin has had a rough relationship. Mr. Yamin, जैसे मैंने आपको बताया, he doesn't like India at all. Okay, with India during his presidential term, after he declared an emergency in the island state, फिर जब उन्होंने अपने टाइम पे एक इमरजेंसी डिक्लेयर की थी आइलैंड में, तो इंडिया वाज वेरी वेरी अगेंस्ट इट। तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया था, और इंडिया ने थोड़ा सा इंटरफेयर करके इस इमरजेंसी को हटवाया भी था। ठीक है, इसीलिए तब से तो और ज़्यादा अगेंस्ट है। तो इसीलिए उन्होंने ऑपोजिशन को लीड करते हुए इंडिया आउट कैंपेन को लीड किया है, एंड हैज़ बीन अनरिपेंटेंट डिस्पाइट द लेटेस्ट वर्डिक्ट, एंड ही इज़ नॉट गिल्टी। मतलब वो फाउंड तो गिल्टी हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट के वहाँ के द्वारा, क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा, पर ही डजंट फील गिल्टी अबाउट इट, तो ही इज़ अनरिपेंटेंट। ट्राइंग टू लिंक हिज, अब वो अभी भी उनको जो जेल हुई है वो इसको भी लिंक कर रहे हैं कि इंडिया के तरफ से प्रेशर है, क्योंकि मैं इंडिया के खिलाफ हूँ, इस वजह से मेरे को जेल हुई है 11 साल की, अभी भी इज डूइंग दैट। ओके, गिवन द इनमिकल रिलेशनशिप एज वेल एज मिस्टर अमीन्स पास्ट क्लोज, अब मिस्टर अमीन इज वेरी क्लोज टू चाइना, देयर मे बी सम, इसीलिए हम तो कहीं ना कहीं खुश हैं कि इनको जेल हो गई है और इनका डिस्क्वालिफिकेशन मोस्ट प्रोबेबली अब बिल्कुल फाइनली है। However, the government needs to tread carefully when it comes to the domestic politics roiling its क्लोज मैरीटाइम नेबर। इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर, अब देखिए हमने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, अफगानिस्तान में भी हमारी बहुत इक्विटी थी, वो तालिबान टेक ओवर हो गया, हमें बहुत दुखा कहीं ना कहीं, क्योंकि वहाँ का पार्लियामेंट भारत ने बनाया है, वहाँ का सलमा डैम भारत ने बनाया है, अफगानिस्तान के बहुत सारे वहाँ के जो हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भारत ने दिया है। सो इंडिया हैज़ डन अ लॉट फॉर अफगानिस्तान, पर क्या हुआ, वो सब कुछ बर्बाद होता हुआ दिखा हमें, जब एक के बाद एक टेरर अटैक होते गए और उन्होंने काबुल तक पहुंच गए, एंड फाइनली द एंटायर टेक ओवर वाज डन। ओके, तो यहाँ पे भी मालदीव्स में भी उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अगर कुछ गलत हो रहा है, और हमारे जो हमने अपने पैसों से और इतना एड दिया है, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर एड, क्रेडिट लाइंस, है ना, और जो आप एलओसी वगैरह ये सब कुछ पढ़ते हैं जो हम आए दिन देते हैं, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो सबसे बड़ा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स, क्रिकेट स्टेडियम, ये सब कुछ जो हमने बनाए हैं, हैव मेंट हाई विजिबिलिटी, और ये वहाँ के लोगों को भी दिखता है कि भारत ने कितनी डेवलपमेंट में, वेलफेयर में अपना योगदान दिया है मालदीव्स के।
In addition, close ties and high-level military exchanges since 2018 have raised speculation that India is eyeing a base. Even as the Soli government has been prompt in countering Mr. Yamin's, अब देखिए मिस्टर सोली तो कहते ही हैं अगर आपका इंडिया आउट कैंपेन है तो हम इंडिया फर्स्ट पॉलिसी फॉलो करेंगे, लेकिन उनके इतना करने से ठीक है, फाइन, ही इज डूइंग अ लॉट, बट द फैक्ट इज ये तो सच है ना कि कहीं ना कहीं पूरी कंट्री में एक एंटायर इंडिया सेंटिमेंट है, तभी तो ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स को इतना ट्रैक्शन मिल रहा है ना, और इतना सपोर्ट मिल रहा है. While Mr. Yamin may not be allowed to run in the next election, this might take space for even more radical elements in the opposition combined. तो वही ठीक है, मिस्टर यमीन कॉन्विक्ट हो गए तो उनके यार बेली तो है ही ना, ये साथी जो अभी ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे रेडिकल ट्वीट आज इन्होंने किया है कल कोई और कर देगा, तो ये और मिस्टर जो यमीन है उनसे भी कहीं खतरनाक चीजें हो सकती हैं. न्यू दिल्ली मस्ट टेक अप अ क्लोज वॉच ऑन अदर पार्ट्स ऑफ मालदीवियन पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग द रिफ्ट. अब और एक और चीज जो हमारे को नहीं पसंद आ रही है वो ये है कि मालदीव की पॉलिटिक्स में मिस्टर नशीद, अभी हमने देखा जो यमीन के प्रेडेसेसर थे, और मिस्टर नशीद और मिस्टर सोली जो हैं अभी प्रेसिडेंट, उनके बीच में भी हम थोड़ी सी दिक्कतें देख रहे हैं. ऑल्दो दोनों बिलोंग टू द सेम पॉलिटिकल स्पेस, लेकिन तब भी वो एक स्प्लिट हम देख सकते हैं जो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी में हो सकता है. एवरीबडी वांट्स टू बिकम द प्रेसिडेंट. सो ये सिर्फ अगर आप सोचते हैं कि इंडिया में ही ये यूनिक है, ये चीज़ हर कोई सीएम बनना चाह रहा है यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो हर जगह होता है. डिस्पाइट हैविंग ऑब्वियस फेवरेट्स इन द पॉलिटी, न्यू दिल्ली मस्ट एक्टिवली प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ अ फ्रेंडली एंड हेल्पफुल नेबर विदाउट एक्सप्लिसिटली सीकिंग टू स्वे नेक्स्ट ईयर इलेक्शन इन एनी डायरेक्शन. तो हमें बेसिकली ये दिखाना है वहाँ की जनता को कि हम नहीं आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने में इंटरेस्टेड, हम बस आपके एक फ्रेंडली नेबर हैं जो आपकी भलाई चाहते हैं. दैट इज इट. नीड पेट्रियोटिक सिटीजन्स इन बॉर्डर विलेजेस फॉर नेशनल सिक्योरिटी. शाह, तो मिस्टर अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी कहा है कि आई विल जस्ट रीड इट. यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह सेड ऑन थर्सडे, तो थर्सडे को उन्होंने कहा है कि देखिए हम अगर चाहते हैं कि हमारे बॉर्डर्स परमानेंटली सिक्योर्ड रहें, ठीक है, तो वो तब तक नहीं हो सकता जब तक जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं बॉर्डर एरियाज में वो कम्प्लीटली पेट्रियोटिक हो. ओके, तो अगर वो पेट्रियोटिक नहीं है, उनमें कहीं ना कहीं एंटाई इंडिया सेंटिमेंट है, वो भी इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट के वेलफेयर के इनिशिएटिव से वंचित रह जाते हैं, उन तक वो पर्कुलेट ही नहीं होता, तो ट्रिकल डाउन हो ही नहीं रहा वहां तक. तो ऑफ कोर्स एंटाई इंडिया नहीं तो थोड़ा डिसअपॉइंट होना कहीं ना कहीं उनका जायज़, और ये सरकार समझती है. ओके, तो इसीलिए बेसिकली हमें क्या करना है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को फुल फोर्स के साथ इम्प्लीमेंट करना है. देखिए इंटरनल सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन आता है, बॉर्डर सिक्योरिटी का कोई क्वेश्चन आता है, राइट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. ओके, वीवीपी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में बेसिकली क्या होगा, ये इसी साल के फरवरी 1 की जो बजट की स्पीच थी उसमें निर्मला सीतारमन जी ने इसको लॉन्च किया था, इसको अनाउंस किया था. अभी ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है क्योंकि इसके प्रोविजंस को फाइनलाइज और अप्रूव करना है कैबिनेट ने. बट स्टिल बेसिकली क्या करेगा, जितनी भी बॉर्डर एरियाज के साथ जितनी भी स्कीम्स हैं उसको कंसोलिडेट कर देगा. इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन, जितनी भी सरकार की, केंद्रीय सरकार की जितनी भी पीडीएस है, चाहे वो कोई भी जितनी भी स्कीम है, वो हर रिमोट एरिया तक पहुंचेगी. इंटरनेट कनेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप, ब्रिजेस, हाईवेज, ये सब कुछ बेसिकली वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में बनेगा. ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. स्पीकिंग एट एन इवेंट टू लॉन्च द प्रहारी ऐप, प्रहारी ऐप जो बेसिकली बीएसएफ के लिए लॉन्च की जा रही थी, उसी इवेंट पे इन्होंने बोला. प्रहारी ऐप आपको याद होगा हमने डिस्कस किया है, जिससे बीएसएफ के पर्सनल को बेसिकली हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जो भी गवर्नमेंट स्कीम है वो इस ऐप के माध्यम से उसके बारे में पता लगा सकते हैं, एंड दे कैन ऑफ कोर्स ट्राई एंड इम्प्लीमेंट देम, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें. ही सेड द बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज शुड स्ट्रेंथन द वीवीपी ऑन द ग्राउंड टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिंग द बॉर्डर्स. ओके, तो बस यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है. ओके, देखिए एक बहुत बड़ी बात है, और ये मैंने डेलिबरेटली इसको मार्क किया है, हाईलाइट किया है, क्योंकि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए. माइग्रेशन जो है ना, इतनी वाइड स्प्रेड अर्बन रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ये या फिर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में माइग्रेशन है ना, तो इसके पीछे कोई दिक्कत है. इसमें दिक्कत क्या है कि जो आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे स्कूल नहीं है तो आप कहीं और स्कूल पढ़ने जाएंगे, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे जिस तरह की आपने पढ़ाई किया उस तरह की कोई जॉब अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं और जॉब करने जाएंगे. आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा बॉर्डर थ्रेट्स हैं, फिर आप कहीं और रहना चाहेंगे, आपको वहाँ तक इंटरनेट नहीं पहुँचता, आप कहीं और रहने जाएंगे। तो बात क्या है, माइग्रेशन को, इस तरह के रैम्पेंट माइग्रेशन को रोकना है, क्योंकि आप जहाँ माइग्रेट करके जा रहे हैं वहाँ पे भी तो रिसोर्स का वो पड़ रहा है ना, बहुत बर्डन पड़ रहा है ना। वहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं है, प्रॉपर्टी इतनी महंगी हो जाएगी, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं इसकी। तो क्या करें कि हर जो डेवलपमेंट है ना, उसके बेनिफिट्स हर जगह इक्वली पहुंचने चाहिए, है ना। तो यही इंश्योर करना है। तो यहाँ पे मिस्टर शाह ने क्या कहा है कि जो बॉर्डर विलेजेस को छोड़ के जाना चाहते हैं, आप उनको क्या कीजिए, आप उनको बताइए कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना है, आप उनको बताइए कि आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, आपको बताइए कि गैस मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। तो फिर जिस चीज़ों के लिए वो छोड़ के जा रहे हैं, जब उन्हें वहीं पे मिल जाएगा सब कुछ, तो वो क्यों छोड़ के जाएंगे। और ये चीज़ हर जगह अप्लाई होती है। इसीलिए जो आप पूरा जानते होंगे, अब आई डाइग्रेस अ लॉट, बट आई थिंक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती होगी। अगर आपको कुछ सच में लगता है कि आप नहीं भी नोट डाउन करेंगे ना, आप इतनी बार मैं चीज़ों को बता देती हूँ कि आप आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो रह जाएगा। बिकॉज व्हेन यू राइट योर पेपर्स, आपको खुद नहीं पता होता कि उसका आंसर आपको कैसे आता था, क्योंकि आपने तो कभी उस चीज़ की पढ़ाई की ही नहीं, या फिर आप लिख के क्या आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने चीज़ें सुनी होती हैं। सो आई ऑन माई पार्ट वॉन्ट टू प्ले दैट रोल कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ें रह जाएं। तो पूरा इनिशिएटिव जो है, जो हमारे प्रेसिडेंट ने, फॉर्मर प्रेसिडेंट ने, अटल APJ अब्दुल कलाम जी ने जो बेसिकली प्रपोज किया था, तो उसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल वैसे ही डेवलप करें बिल्कुल रूरल एरियाज को, जैसे अर्बन एरियाज डेवलप्ड हैं। IITs वहाँ पे भी हो, अच्छे एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे भी हो, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी हो, ताकि कोई छोड़ के ना जाए, कोई इस तरह का रूरल अर्बन डिवाइड बचा ही ना। तो ये एक बेसिकली मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और ये एक, अगर नए भारत की विजन हो ही रही है, तो नए भारत में ये भी होना चाहिए। एक कंसर्न ये भी है, न्यू फोरम टू टेक फॉरवर्ड फाइट फॉर मुस्लिम women's inheritance rights. And why am I discussing it? I am discussing it because a lot about UCC, Uniform Civil Code, is going on. Okay, so the government is saying कि गवर्नमेंट, बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स, उत्तराखंड की, गुजरात ने कमेटी बिठा दी है, उन्होंने कहा है कि हम UCC को लागू करना चाहते हैं। ऑल्दो केंद्रीय सरकार ने कहा है कि हमारे कोई ऐसे इंटेंशंस नहीं है कि हम फुल फ्लेजेड नेशनल लेवल पे UCC लेके आए, पर स्टेट गवर्नमेंट्स ला सकती हैं। क्योंकि आपको याद होगा, अगर ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में है, तो मैंने आपको बताया था कि कॉन्करेंट लिस्ट में बहुत सारे फैमिली, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, ये सारी कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। तो कॉन्करेंट लिस्ट में तो दोनों ही लॉज बना सकते हैं ना, स्टेट भी बना सकती है, सेंटर भी बना सकती है। तो स्टेट बना रही है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो ये केंद्रीय सरकार ने जस्टिफाई किया था विंटर सेशन में अभी रिसेंटली। तो UCC की जब इतनी मांग हो रही है, तो आप जानते हैं कि बहुत हद तक जो UCC की मांग है वो राइटिस्ट पार्टी से आती है। अगर आप इसका बेसिकली थोड़ा सा ट्रेस करने की कोशिश करेंगे, जो करंट पार्टी है BJP, उनका एक राम मंदिर उनके मैनिफेस्टो का बहुत बड़ा पार्ट था, वो हो गया। और एक कश्मीर में धारा 370 का एब्रोगेशन था, वो हो गया। तीसरा अब UCC बचा है, ठीक है। तो ये उनका बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि मुस्लिम विमेन्स, उनका कहना है, मुस्लिम विमेन जो हैं, मुस्लिम विमेन के जैसे अगर हम एज ऑफ कंसेंट की बात करें, ऑफ मैरिज, तो 16 की उम्र में भी, क्योंकि मुस्लिम पर्सन लॉ अलाउ कर देता है, तो वो शादी हो जाती है। जबकि जो हम वैसे देखें तो 18 साल है ना। तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं। इनहेरिटेंस राइट, पॉलीगैमी हटाना चाहते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी, इनका बहुत बड़ा ये मुद्दा है, ठीक है। तो और ये इस तरह की चीज़ें जो उनको लगता है कि जो मुस्लिम विमेन है उनके राइट्स के खिलाफ है, पॉलीगैमी और सही से मेंटेनेंस नहीं मिलना, वो तो ठीक है। और ट्रिपल तलाक तो जा चुका है, खैर, है ना, एटलीस्ट फॉर्मली तो जा ही चुका है। तो ये चीज़ें इसके वेक में जब आप UCC पे आंसर लिखेंगे, तो आपका यहाँ पे एक एग्जाम्पल बन जाता है कि किस तरह की प्रोटेस्ट चल रही है। मुस्लिम विमेन फॉर जेंडर जस्टिस, इस तरह का कैंपेन चल रहा है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल यू कैन डेफिनेटली राइट इन योर आंसर्स, ओके। तो जो प्रोग्रेसिव विमेन्स का ग्रुप है, progressive women's group and social organizations have formed a forum named Muslim Women for Gender Justice, जिसमें बेसिकली वो अपनी फाइट लड़ना चाहते हैं कि मुस्लिम विमेन को सेम इनहेरिटेंस राइट्स मिले जो मेन को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि केरला की सरकार ने अभी रिसेंटली बोला है कि हम जो शरीयत है वही अप्लाई करेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ वैसे वाला ही अप्लाई करेंगे। इनहेरिटेंस जहाँ तक इनहेरिटेंस की जहाँ तक बात है, इनहेरिटेंस आप जानते हैं, जो प्रॉपर्टी है किसी की डेथ के बाद, बेसिकली आपके फादर, अगर हम
पैट्रीलिनियर फॉलो करते हैं तो वो आपको मिलेगी। तो हिंदू पर्सनल लॉ पे तो अभी रिसेंटली ये वर्डिक्ट आई थी 1-2 साल पहले कि विमेन को, मतलब जो डॉटर है उसको भी उतनी ही मिलेगी राइट्स जो सन को होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। द न्यू फोरम इज प्लानिंग टू कंडक्ट अ सिग्नेचर कैंपेन एंड सेंड मेमोरेंडम्स टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको भी जाने वाला है। तो ये बहुत बड़ा कैंपेन होने वाला है जो सेम बेसिकली इनहेरिटेंस राइट्स चाहते हैं। तो अभी आपके लिए यही जानना बस इम्पोर्टेंट है कि आप इसको एक एग्जाम्पल की तरह लिखेंगे। ओके, नाउ दिस ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। फार्मा फर्म फेसेस इंक्वायरी ओवर किलर कफ सिरप। तो ऑलरेडी गैम्बियन डेथ्स के बारे में आपको पता है, और जो उज्बेकिस्तान में डेथ्स हुई हैं 18 बच्चों की, तो क्योंकि उन्होंने कंटामिनेटेड कफ सिरप का ओवरडोज लिया था। यहाँ पे ओवरडोज नहीं लिखा, तो उन्होंने ओवरडोज लिया था। किस इंडियन फर्म ने इसको बनाया था, इस कफ सिरप को? नोएडा बेस्ड एक फर्म है जिसका नाम है मैरियन, आई थिंक मैरियन बायोटेक, इट मस्ट बी रिटन समवेयर हियर ओनली। तो उनके द्वारा, और आप जानते हैं ऑलरेडी गैम्बियन जो डेथ्स हैं जिसपे 63 बच्चों की जान चली गई थी, तो वो भी जो इंडिया की सोनीपत बेस्ड, हरियाणा बेस्ड एक फार्मा कंपनी थी, आई थिंक मेडन फार्मा, उनसे रिलेटेड थी। उनका लाइसेंस तो वैसे रद्द कर दिया गया है, बट द फैक्ट इज इंडिया एस्पायर्स टू बिग अप अ फार्मा हब, विच इज ट्रू, क्योंकि हम बन सकते हैं। पर इस तरह के जो निग्लेक्ट है, ये हमारी इमेज को काफ़ी डिटोरिएट करते हैं। सो इंडिया विल हैव टू डू समथिंग अबाउट इट इफ इंडिया एस्पायर्स टू बिकम द फार्मा हब, और यही चीज़ यहाँ पे भी बोली गई है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।